आज आपको ऐसे खुफिया किस्से सुनाएंगे कि रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। बयान ले लीजिए आप। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपनी पत्नी से सुअर का मांस पकाने के लिए क्यों कहा? राष्ट्रपति आवास में एक सिख गृह मंत्री ने अपनी पगड़ी एक सिख राष्ट्रपति के पैरों में क्यों रखी? वाजपेयी को रूस की खुफिया एजेंसी के मुखिया के साथ क्या समझौता करना पड़ा और फारूक अब्दुल्ला के टेलीफोन का क्या राज है, सब बताएंगे पूरी तफसील से। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, यानी रोज की एक किताब और उसके किस्से। और आज की किताब है भारत के खुफिया एजेंसी आईबी के मुखिया रहे एएस दुलत का मेमोआ अ लाइफ इन द शैडोज। सीधे किस्से से आपकी शुरुआत कराते हैं। ये साल 2006 की बात है जब दुलत ने इस बात को जाना कि जब डोभाल मिजोरम में बतौर सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ के तौर पर पोस्टेड थे, एक दिलचस्प किस्सा हुआ था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत पूरे देश में कई फील्ड यूनिट्स काम करती हैं। ऐसी छोटी यूनिट्स को सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा जाता है। ऐसी ही एक यूनिट के चीफ की हैसियत से डोभाल ने राजधानी आइजोल के अपने घर में हथियारबंद अलगाववादियों के एक पूरे ग्रुप को खाने पर इन्वाइट किया था। डोभाल ने अपनी पत्नी अनु से उन सब के लिए खाना बनाने को कहा। उन्होंने अनु को बताया कि ये सब उनकी टीम का हिस्सा हैं, जो लोग हैं, जो गेस्ट इनवाइटेड हैं, जबकि असलियत में वो लड़के लाल डेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट से जुड़े हुए कमांडर्स थे। ये 70 के दशक में मिजोरम को भारत से अलग करने का मंसूबा पाले हुए थे। उसी मुहिम का दौर था। हथियारबंद लड़ाके स्टेट के निशाने पर रहते थे, लेकिन डोभाल ने वादा किया था कि इन लड़ाकों को कुछ नहीं होगा। तब भी ये लड़ाके अपने साथ हथियार डोभाल के घर लाए थे। डोभाल की पत्नी अनु ने उन सब के लिए पोक यानी सुअर का मांस पकाया, जबकि अनु को पोक बनाने की आदत बिल्कुल नहीं थी। हालांकि बरसों बाद जब अनु को ये बात पूरी तरह से पता चली, भेद खुला कि उन्होंने किन लोगों के लिए खाना बनाया था, तो वो बहुत नाराज हुई। दुलत लिखते हैं कि ये किस्सा बताता है कि डोभाल के पास परिस्थितियों के अनुसार प्रोटोकॉल के परे जाकर समाधान निकालने की अद्भुत क्षमता है। अब वो किस्सा जब अजीत डोभाल तालिबानियों के बीच फंस गए थे और दिसंबर 1999 की एक सुबह उन्होंने दुलत को फ़ोन करके कहा, सर यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, वो हमें डरा धमका रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई समझौता नहीं कर सकते तो चले जाएं। हम नहीं जानते कि हमारे साथ या हॉस्टेज जो लोग हैं उनके साथ क्या होने वाला है। अजीत डोभाल, जिनके कॉन्फिडेंस और मुश्किल वक्त में कॉल लेने के कई किस्से हैं, वो इतनी मायूसी और डर में क्यों थे? इस किस्से का आपको कॉन्टेक्स्ट जानना चाहिए। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली जाने वाली IC-814 फ्लाइट हाईजैक हुई। इसमें 178 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स से अगवा हो गए। फ्लाइट पहले अमृतसर में लैंड करती है, लेकिन हम वहां पे उससे छोड़ा नहीं पाए। इसके बाद फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, वो लाहौर गई, वहां से दुबई गई, जहां 26 पैसेंजर्स को छोड़ा गया और अंत में आतंकवादी उसे अफगानिस्तान के कंधार लेकर चले गए। अपहरणकर्ताओं की मांग थी कि भारत में बंद खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर को रिहा किया जाए। इस मुश्किल वक्त में भारत की तरफ से बातचीत के लिए जो डेलीगेशन गया था कंधार, उसमें अजीत डोभाल भी थे। जब अटल सरकार की तरफ से फैसला लेने में कुछ देर हुई तो डोभाल ने दुलत को फ़ोन करके कहा कि जल्दी फैसला करवाइए, यहाँ बहुत प्रेशर है, पता नहीं क्या हो जाए। हालांकि भारतीय राजनीति के स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसके बाद तब के विदेश मंत्री खुद कंधार गए, मसूद अजहर को छोड़ा गया और पैसेंजर्स को सुरक्षित वापस भी लाया गया। किस्से सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए नहीं हैं, दुलत ने उस दौर की राजनीति के ब्यौरे भी बांटे हैं। तो एक सुबह दुलत को राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया। हम किस्से की ट्रेन में आपको लेकर चलें, उससे पहले बैकग्राउंड वाली आप एक टिकट खरीद लीजिए। साल 1987 में अफजलगंज की खरीदारी में घोटाले के आरोप लगे। इसे आप बोफोर्स स्कैंडल के नाम से जानते हैं, जिससे सरकार और राष्ट्रपति के बीच संबंध बिगड़ने की बात कही गई। दुलत जब कमरे में दाखिल हुए तो राष्ट्रपति यानी ज़ैल सिंह शीशे के सामने अपनी पगड़ी बांध रहे थे। उन्होंने दुलत के आते ही पूछा कि आप क्या खबर लाए हैं। दुलत का बड़ा साधा सा जवाब था कि सर, मैं भोपाल जाने से पहले बस आपको फेयरवेल वाला गुड बाय कहने आया था, पर यहाँ कहने को राष्ट्रपति के पास बहुत कुछ था। उन्होंने कहा, अभी कुछ देर पहले तुम्हारे होम मिनिस्टर बूटा सिंह आए थे ये पूछने कि क्या मैं कोई नई पार्टी फ्लोट कर रहा हूँ। ज़ैल सिंह ने बूटा सिंह से कहा कि अगर मैं पार्टी बना रहा हूँ तो तुम उसमें शामिल क्यों नहीं हो जाते। इसके बाद यानी ज़ैल सिंह ने दुलत को जो बताया, हम उस संवेदनशील जानकारी को शब्दशः आपके सामने रखने जैसा किताब में लिखा है। बूटा सिंह ने अपनी पगड़ी उतारी और मेरे पैरों में रख दी है। ज़ैल सिंह लिख रहे हैं, बूटा सिंह ने कहा था, ज्ञानी जी, राजीव गांधी को माफ़ करिएगा, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन राजीव आपके बेटे की तरह है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। ज़ैल सिंह ने इस मिन्नत का जवाब देते हुए कहा था कि तुम्हें मेरे पैरों में पगड़ी रखने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम एक शेमलेस स्वाइन हो।
हिंदी में ठेठ इसका अर्थ निकलता है बेशर्म सुअर। हमने जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच विवाद पर किताबी बातों का एक एपिसोड बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। अब बात लेन देन की, जिसके तार जुड़ते हैं दो ताकतवर मुल्कों के टॉप लीडर्स से, रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन और भारत के तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। पूरा किस्सा ये है कि एएस दुलत को भारत सरकार की तरफ से रूस जाने का मौका मिला और उसी दौरान वो मिले रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन से। तब वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। पुतिन ने ये बहुत किया, कुछ टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, कुछ टाइम प्रेसिडेंट बन जाएंगे, रहेंगे पावर में भाई। मीटिंग बहुत औपचारिक और छोटी सी थी, फॉर्मेलिटी। पुतिन के बारे में दुलत कहते हैं कि वो बोलने से ज़्यादा ऑब्जर्व करने पर ध्यान देते हैं। मीटिंग हो गई, दुलत हिंदुस्तान लौट आए, लेकिन साल भर बाद आई मुसीबत ट्रुबनिकोव के रूप में। वो उस वक्त रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के चीफ थे और उन्होंने कर्ज का दरेरा दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलवाया जाए। ये बहुत ऑकवर्ड करने वाली परिस्थिति थी। सीन ये था कि जब दुलत रूस गए थे तो ट्रुबिकोव ने भी दुलत को अपने प्रधानमंत्री यानी पुतिन से मिलवाया था। अब यहाँ वो मीम वाली बात आ गई कि दिस इज बिजनेस। पेच ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये बात साफ थी कि वो इंटेलिजेंस के चीफ से नहीं मिलते हैं, पर ट्रुबनिकोव तो अड़ गए थे। कुछ घबराहट के साथ एएस दुलत पहुंचे ब्रजेश मिश्रा के पास, जो प्रधानमंत्री वाजपेयी के प्रधान सचिव होते थे। ब्रजेश ने इसका एक समाधान निकाला। उन्होंने कहा कि मिलवा देते हैं, प्रधानमंत्री के साथ चाय पर मीटिंग करवाएंगे। वाजपेयी मंझे हुए राजनेता थे। उन्होंने देखा कि दुलत खड़े पांव हैं तो मीटिंग के लिए वो राजी भी हुए। ट्रुबनिकोव का गली गली गिप्पी मूवमेंट हो गया। वो खुश थे क्योंकि अब वो मॉस्को जाकर इस बात पर उल सकते थे कि वो भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं। बात दुलत की एक मुलाकात की भी करेंगे। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। एएस दुलत बताते हैं कि इसके बाद वो कई मरतबा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से मिल चुके हैं। 12 फरवरी 2020 को ऐसी ही एक मुलाकात का किस्सा दुलत बांटते हैं अपनी किताब में। दुलत पहुंचे तो फारूक अपनी स्टडी में बैठे थे। उनके एक तरफ टेलीफोन्स की कतार थी और दूसरी तरफ एक खुली हुई कुरान रखी थी। दुलत ने देखा कि जैसे ही टेलीफोन बजता है, फारूक एक घंटी में लपक कर फ़ोन उठा लेते हैं। वो इन दोनों दूसरी घंटी बजने नहीं देते। दुलत ने इस पर टीप दी है कि अकेलेपन के ये परिणाम होते हैं। आज में हम यही कहेंगे कि एएस दुलत का ये मेमोआर एक अच्छा वीकेंड रीड हो सकता है आपके लिए, जिसमें उनके निजी जीवन के दिलचस्प किस्से शामिल हैं। लाहौर और नई दिल्ली में विभाजन के बाद हुए खून खराबे से लथपथ उनके बचपन से लेकर एक नौजवान खुफिया अधिकारी के रूप में उनके शुरुआती वर्षों तक की अंदर खाने की जानकारियाँ हैं। ये एक ऐसी जिंदगी की आकर्षक कहानी है जिसे दशकों तक पावर कॉरिडोर्स में जिया गया और एक अंतर्दृष्टि से देखा गया। आप भी किताबी बातें यूं ही देखते रहिए। सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह 8 बजे। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक तेंगोया ने और इसे रिकॉर्ड किया था जतिन ने। आप देखते रहिए द लंदन टॉक।